हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। जो भी चैनल है प्राइवेट में जाएगा पब्लिक में जाएगा मेरे को आइडिया नहीं है, लेकिन चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। आज का जो टॉपिक है वो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है ना। टॉपिक का नाम है राइटिंग रिपोर्ट। टॉपिक का क्या नाम है? राइटिंग रिपोर्ट। तो राइटिंग रिपोर्ट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो राइटिंग रिपोर्ट आप पढ़ने वाले हैं वो आपका कुछ टॉपिक का पढ़ने वाला है। जैसे माइनिंग सरदार, माइनिंग सरदार कैसे रिपोर्ट लिखता है, क्या क्या लिखता है रिपोर्ट में, वो आप पढ़ेंगे। इसके बाद ओवरमैन का पढ़ेंगे, ओवरमैन क्या लिखता है, कैसे लिखता है रिपोर्ट, उसके बारे में पढ़ेंगे। और असिस्टेंट मैनेजर प्लस मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर प्लस मैनेजर के बारे में मैं कोशिश करूंगा इतना टॉपिक को कवर करने का। और ये राइटिंग रिपोर्ट आपके लिए बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज के दौर में, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना मांगता है। लगातार मैं क्लासेस करवा रहा था वीडियो लेक्चर के फॉर्म में, और जैसे भी फॉर्म में मैंने आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा दिया है। जितना भी आपका लेवल का है ओवरऑल माइनिंग सरदार का, वो मैं ए टू जेड कवर करा दिया हूँ। आप जाके जरूर रिवीजन करते रहें, और आपको बेस्ट ऑफ लक 21 तारीख के लिए। बस इतना ध्यान में रखिएगा कि जितना भी रिवीजन कर सकते हो उतना रिवीजन कीजिए, उतना ज़्यादा आप क्लियर रहेगा। और नेगेटिव चीज़ों से दूर रहें। कोशिश करें कोई व्हाट्सअप ग्रुप ना देखें, कोशिश करें कोई फेसबुक पेज अगर कुछ माइनिंग वाला है तो उस चीज़ से थोड़ा दूर रहें। अपना पढ़ाई लिखाई जो आप कर सकते हैं उसको देखें, नेगेटिविटी से दूर रहें। नेगेटिविटी से थोड़ा सा दूर रहने का कोशिश कीजिए। 2 दिन बचा है एग्जाम के लिए, तो कोशिश कीजिए नेगेटिविटी से थोड़ा सा दूर रहें। चलिए, अभी हम लोग आते हैं डायरेक्ट टॉपिक पे। तो जो टॉपिक है वो है राइटिंग रिपोर्ट। राइटिंग रिपोर्ट कैसे लिखते हैं, नहीं लिखते हैं, समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि डीजीएमएस आखिर क्या फॉर्मेट निकालता है। तो बेसिकली डीजीएमएस कहता है कि यार हम कोई फॉर्मेट नहीं देंगे आपको, हम कोई फॉर्मेट नहीं देंगे आपको जिससे आप राइटिंग रिपोर्ट, यानी कि माइनिंग सरदार, ओवरमैन, असिस्टेंट मैनेजर जब ड्यूटी खत्म करता है तो ड्यूटी खत्म करने के बाद वो उस पर रिपोर्ट लिखे, हम ऐसा कोई फॉर्मेट नहीं देंगे। हम आपको क्या देंगे? हम आपको गाइडलाइंस देंगे। हमने आपको गाइडलाइंस देंगे जिसके थ्रू आपको पता चले कि हाँ, कम से कम कौन कौन सा चीज़ आपको इंक्लूड करना है और कैसे होना चाहिए। तो एक तरह से डीजीएमएस गाइड करता है। तो जितने भी कंपनी है, मान के चलिए सीसीएल नाम की एक कंपनी है, तो सीसीएल अपना रिपोर्ट छपवाएगी, अपना रिपोर्ट बुक छपवाएगी। और सीसीएल चाहे तो उसमें कुछ भी ऐड कर सकती है, ठीक है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो होते हैं उसको सब्सट्रैक्ट नहीं कर सकती हैं डीजीएमएस के गाइडलाइंस के हिसाब से। कुछ उसमें एक्स्ट्रा चाहे तो ऐड कर सकते हैं अपने सुविधा के दृष्टिकोण से। फॉर एग्जांपल सीसीएल का मान के चलिए अंडरग्राउंड और ओपन कास्ट दोनों माइंस है, तो वो ऐसा रिपोर्ट बुक बनवाएगी जिसमें अंडरग्राउंड ओपन कास्ट दोनों का कॉलम हो, और एक ही कॉपी में सबका काम हो जाए, अलग से उसको प्रिंट नहीं कराना पड़े। फॉर एग्जाम्पल कोई कंपनी है, मान के चलिए प्राइवेट कंपनी, उसका सिर्फ ओपन कास्ट माइंस है, तो वो कुछ ऐसा रिपोर्ट बुक बनवाएगी जिसमें सिर्फ ओपन कास्ट का जो कॉलम वगैरह है वही सब हो, है ना। क्या समझ में आ रहा होगा अभी? चलिए हम लोग देख लेते हैं आगे, धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। चलिए एक एक करके हम लोग समझते हैं। सबसे पहले है नेम ऑफ द माइंस। माइंस का नाम क्या है? तो यहाँ पे हम लोग माइंस का नाम लिखते हैं। ये माइनिंग सरदार का रिपोर्ट बुक है, ध्यान दीजिएगा, माइनिंग सरदार का। और ओपन कास्ट वाला है, ध्यान दीजिएगा, ये माइनिंग सरदार का है और ओपन कास्ट वाला है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले नेम ऑफ द माइंस में आपको लिखना होता है माइंस का नाम। तो चलिए मान के चलिए माइंस का नाम है, माइंस का नाम है कोई ओपन कास्ट ले लेते हैं जहाँ पे मैंने ट्रेनिंग किया था, कारो ओपन कास्ट माइंस, कारो ओपन कास्ट माइंस। तो इसका नाम हो गया कारो ओसीपी, ठीक है। चलिए, अभी नेम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे आपको ड्यूटी दिया गया है, मान के चलिए आपको दिया गया है टॉप कटिंग में ड्यूटी, ठीक। अभी ध्यान रखिएगा, कटिंग से रिलेटेड 3-4 टर्म, ठीक है, कटिंग से रिलेटेड 3-4 टर्म ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा डीप में आपको जाना पड़ेगा यार, क्योंकि आप इस लेवल का कॉम्पिटिटिव लेवल का पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा डीप में तो आपको जाना पड़ेगा, माफ कीजिएगा। एक माइनिंग सरदार के अंदर में कितना मशीन होता है? क्वेश्चन पूछ सकता है। ओपन कास्ट माइंस में एक माइनिंग सरदार के अंदर में कितना मशीन होता है? तो ध्यान दीजिएगा, 2 से 3, 2 से 3, यानी कि अगर हम बात करेंगे तो कह सकते हैं कि मैक्सिमम 3 कटिंग मशीनरीज, मैक्सिमम 3 कटिंग मशीनरीज। व्हाट डू यू मीन बाय कटिंग मशीनरीज? जैसे सॉवेल, जैसे ड्रैग लाइन, जैसे बकेडुल एक्सकवेटर, जैसे आपका छोटा मोटा कोई और मशीन है जो कोयला काटने का, मटेरियल काटने का काम करे। ऐसे 3 मशीन एक माइनिंग सरदार के अंदर में दिया जा सकता है, यानी एक माइनिंग सरदार ऐसे 3 मशीनों को संभाल सकता है एक बार में ओपन कास्ट माइंस में। अभी पूछा जा सकता है कि बताओ, अगर 3 मशीन चला रहा है तो क्या इसके साथ जो डोजर है
इसके साथ जो पे लोडर है, इसके साथ जो ग्रेडर है, क्या इसको हम इसमें जोड़ेंगे? जी नहीं, इसको इसमें नहीं जोड़ेंगे। 3 मशीनें काटने वाली है, कोयला काटने वाली, और बाकी इसकी सहायक मशीनरीज होती हैं। सहायक मशीनरी क्या होता है? जैसे कोयला काटने का काम करेगा, दूसरा जो है उस रास्ता को बनाने का काम करेगा, पे लोडर जो है उसका माल को हटाने का काम करेगा, ग्रेडर जो है उस रास्ता को ठीक करने का काम करेगा, ग्रेडियंट मिलाने का काम करेगा, डंपर जो है डंपर उस माल को ट्रांसपोर्ट करने का काम करेगा। तो ये सब इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता है, सिर्फ और सिर्फ कटिंग मशीनरीज देखी जाती है, बाकी बोर्ड स्पेसिफाई करता है। तो ध्यान रखिए, एक माइनिंग सरदार के अंदर में ओपन कास्ट माइंस में मैक्सिमम 3 कटिंग मशीनें दी जा सकती हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक ओवरमैन के अंदर में कितनी दी जा सकती है? अगला सवाल है, एक ओवरमैन के अंदर में कितनी दी जा सकती है? तो समझिएगा, एक ओवरमैन के अंदर में मैक्सिमम 5 कटिंग मशीनरीज, मैक्सिमम 5 कटिंग मशीनरीज। कटिंग में ध्यान रखिएगा, कटिंग में ओबी भी हो सकता है, कोल भी हो सकता है, ओबी भी हो सकता है, कोल भी हो सकता है। जैसे सोवेल, जैसे ड्रैगलन, जैसे बैकवर्ड व्हील एक्सोवेटर, जैसे आपका जो भी मशीनरी होती है जो कोयला काटने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे सर्विस माइनर, ये सभी आपके इसी के अंदर में आएगा। तो 5 दिया जा सकता है, ठीक है। चलिए, क्लियर हो गया। एक ओवरमैन के अंदर में एक डिस्ट्रिक्ट दिया जा सकता है। अब अंडरग्राउंड माइंस में तो समझ में आता है डिस्ट्रिक्ट की पूरा पैनल बैरियर से घिरा हुआ रहता है, लेकिन ओपन कास्ट माइंस में लोगों को डिस्ट्रिक्ट समझने में बड़ा समस्या होता है। चलिए हम समझते हैं, ठीक है। चलिए इसको हम समझते हैं। देखो ऐसा है कि मान के चलिए है बहुत सारा बेंच, ठीक, उसके बाद ऊपर में भी है बहुत सारा बेंच। अभी मान के चलिए जो ऊपर वाला बेंच है इसका कटिंग चल रहा है, ठीक है, इसका कटिंग चल रहा है, और इधर से चल रहा है आपका बैक फिलिंग। क्या चल रहा है भाई? बैक फिलिंग चल रहा है, यानी कि यहाँ पे आपका डंप चल रहा है। तो अगर ये मान के चलिए सेम लेवल पे है, ये अगर सेम लेवल पे है, या यूं कहें कि एक जगह से कट रहा है और दूसरा जगह जाके उसका माल को गिराया जा रहा है, डंप बनाया जा रहा है, तो इस कंडीशन में इसको हम कहेंगे एक डिस्ट्रिक्ट। इसको हम कहेंगे एक डिस्ट्रिक्ट। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल दे सकते हैं, जो बिल्कुल दे सकते हैं सर, एग्जाम्पल दे सकते हैं। एग्जाम्पल है टॉप कटिंग प्लस टॉप डंप। टॉप में ही कहीं कटिंग चल रहा है और टॉप में ही उसी का माल कहीं जाके गिर रहा है, तो ये दोनों एक ही डिस्ट्रिक्ट के अंदर में आता है। क्योंकि डंपर उम्पर उसी रास्ता से ट्रांसपोर्ट होगा, तो उसके अंदर में हॉल रोड से लेके सब कुछ आता है, ठीक है। मिडिल कटिंग चल रहा है, मिडिल कटिंग प्लस मिडिल डंप, मिडिल डंप, ठीक। इसके बाद आपका लिग्नाइट कटिंग मान के चले चल रहा है, तो लिग्नाइट कटिंग प्लस लिग्नाइट जहाँ पे डिस्पैच कर रहा है, जहाँ पे डिस्पैच कर रहा है, या फिर अगर इंट्रीम है तो इंट्रीम में, या फिर अगर कहीं पे स्टॉक है तो स्टॉक में, तो ये भी इसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर में आएगा। यानी लिग्नाइट काट के लिग्नाइट जहाँ गिरा रहा है, कुल मिलाकर के सिंपल साधारण शब्दों में कहा जाए तो माल उठाया गाड़ी में और जहां जाके गिराया, जहां से उठाया और जहां जाके गिराया, वहां तक का पूरा चार्ज एक ओवरमैन के अंदर में आता है, और उसे हम एक डिस्ट्रिक्ट कह के संबोधित करते हैं। आई होप ये कॉमन कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, ये सबको इग्नोर मत कीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है आज के ज़माने में। चलिए, अभी हम रिपोर्ट पढ़ा रहे थे तो रिपोर्ट पे आते हैं वापस से। चलिए, तो देखो भैया, हम क्या लिखवा रहे थे, एक रिपोर्ट पढ़ा रहे थे। हम बताए कि सबसे पहले माइंस का नाम लिखते हैं, तो बिल्कुल लिखा जाता है, कारो ओपन कास्ट माइंस हमने लिखा। दूसरा है नेम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एग्जामिन, तो इसमें हमने लिखा टॉप कटिंग, ठीक है, क्योंकि ये माइनिंग सरदार है, तो माइनिंग सरदार को ज़्यादातर कोशिश किया जाता है कि डंप दिया जाए, डंप दिया जाए, या अगर हम कटिंग देते हैं तो मैक्सिमम कितना मशीन होता है आपको मैंने बताया, 2 से 3, मैक्सिमम 3 मशीनें दी जाती है, 2 प्रीफर किया जाता है, ठीक है। शिफ्ट, यहाँ पे देखो शिफ्ट लिखा जाता है, कभी कभी ए शिफ्ट, बी शिफ्ट, सी शिफ्ट, 3 टाइप का शिफ्ट चलता है, और कहीं कहीं पे जनरल शिफ्ट भी चलता है। तो यहाँ पे ए शिफ्ट, बी शिफ्ट, सी शिफ्ट जो भी वहाँ पे लिखा जाएगा, या उस माइंस में अगर मान के चले ए बी सी ना लिखा जाए, बल्कि उस माइंस में अगर प्रोटोकॉल है, उस माइंस में है ना, उस माइंस में मान के चलिए अगर प्रोटोकॉल है ए बी सी ना लिख करके नून मॉर्निंग ऐसा लिखा जाता है, शब्द ऐसा इस्तेमाल किया जाता है, मान के चलिए वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है मॉर्निंग शिफ्ट, ठीक है, तो वहाँ पे लिखाएगा मॉर्निंग शिफ्ट। नून शिफ्ट यानी कि दोपहर वाला जो शिफ्ट होता है। नाइट शिफ्ट माने रातिया जब जाता है ड्यूटी। तो ये शब्द, जो शब्द उस माइंस में एक्सेप्ट किया गया है, जो उस माइंस का प्रोटोकॉल है, आपको वही फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। अगर ए बी सी चल रहा है तो ए बी सी लिखना है, अगर जनरल चल रहा है तो जनरल लिखना है, किसी किसी माइंस में फर्स्ट सेकंड थर्ड लिख के संबोधित किया जाता है, तो जो भी प्रोटोकॉल उस माइंस का है उसी के हिसाब से आपको वो लिखना है, ठीक है। डीजीएमएस का इसमें कौन हो लेना देना नहीं है, दूर दूर तक हर चीज में डीजीएमएस इन्वॉल्व नहीं होता है। चलिए, अभी यहाँ पे आप देखिएगा
फर्स्ट इंस्पेक्शन, सेकंड इंस्पेक्शन, थर्ड इंस्पेक्शन। भाई साहब पूछता है कि एक माइनिंग सरदार अपने शिफ्ट में कम से कम कितनी बार जांच करता है। तो ये कहाँ है? कोई किताब में है? नहीं, ये राइटिंग रिपोर्ट में है भाई। ये राइटिंग रिपोर्ट में है। आप अगर क्वेश्चन बना रहे होंगे ना तो आपको पता होगा ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो फर्स्ट इंस्पेक्शन मान के चलिए, हम एक एग्जांपल देते हैं। मान के चलिए 8 बजे सुबह आप आए हैं ड्यूटी, और 8 9 10 11 12 13 14 15 16, मतलब 4 बजे आपका ड्यूटी खत्म हो रहा है। ठीक है, 8 बजे सुबह से 4:30 बजे तक का आपका ड्यूटी है। 8 घंटा का ड्यूटी, 8 घंटा ड्यूरेशन का मान के चलिए ड्यूटी है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे टाइमिंग जो डालते हैं ना, शुरू का 2 घंटा के अंदर जांच होता है पहला। ठीक है, शुरू का 2 घंटा के अंदर जांच होता है। उसके बाद फिर हर 4 घंटा में कम से कम एक बार। तो आप कहिएगा 2 और 4 6 तो हो गया, अब 2 घंटा में जांच, अब बचा तो 2 घंटा। तो शिफ्ट खत्म होने से पहले एक बार उसको फिर से जांच करना होता है। ठीक है, तो 3 जांच करना होता है। तो मान के चलिए 8 बजे है, तो यहाँ हम लिख देंगे टाइमिंग 8:30 बजे गए हैं, या हम लिख देंगे 8:45 में गए, या हम लिख देंगे 9 बजे गए, या हम लिख देंगे 9:45 में गए, 9:30 में गए, या हम लिख देंगे 10 बजे गए। यहाँ हम 10:05 लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते भाई, 10:05 नहीं लिख सकते, क्योंकि 2 घंटा पार हो गया। पहला इंस्पेक्शन आपको 2 घंटा के अंदर ही कर लेना है। अगर नहीं करोगे ना तो बांस हो जाएगा माइंस में। ठीक है, चलिए अब आते हैं सेकेंड इंस्पेक्शन। अब सेकेंड इंस्पेक्शन, ये जो टाइमिंग आप डाले हैं, इस टाइमिंग के 4 घंटा के अंदर आप कभी भी कर सकते हैं। ठीक है, तो 10 बजे के बाद का 4 घंटे के अंदर आप कभी भी कर सकते हो। तो यहाँ आप 11 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 12 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ 1 लिख दो, कोई बात नहीं। यहाँ 2 लिख दो, कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ 2:05 नहीं लिखा जा सकता है। ठीक है, 2:05 क्यों नहीं लिखा जा सकता? क्योंकि 4 घंटा एक्सीड कर जा रहा है। तो ये सब चीज़ बहुत ही बारीक चीज़ है, जो आपको कोई किताब में नहीं मिलने वाला। हम गारंटी के साथ कह रहे हैं कि कोई किताब में आपको नहीं मिलने वाला है। ये सब खाली दीपक साहू का खोपड़ी में मिलेगा, और बाकी कुछ क्वेश्चन जो पूछा हुआ है वो सब का रेफरेंस अगर आप पढ़ रहे होंगे तो फिर आपको मिलेगा, है ना। चलिए, तो अब हम आते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो 1 मिनट, चलिए, काला कलम लाल कलम। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कारो ओपन कास्ट माइंस लिखा है, जहाँ पे ट्रेनिंग की है। चलो उसको चमकाते हैं। टॉप कटिंग लिखा मैंने, 8:30 ये लिखा। तीसरा टाइमिंग फिर आप उसके हिसाब से लिख देंगे। 4 घंटा के अंदर का कभी भी टाइमिंग डाल सकते हैं, बट ड्यूटी खत्म होने से पहले का टाइम डालना है ना। तो चलिए मान के चलते, हमने उसमें डाला था 12, तो इसमें डाल देते हैं 3। ठीक है, 3 PM। ओके, अभी देखो, नंबर ऑफ पर्सन वर्किंग अंडर माई चार्ज। एक माइनिंग सरदार के अंदर में कौन कौन चार्ज में आता है, इसको भी समझिए, कॉन्सेप्चुअल चीज है, समझिएगा ध्यान से। देखो, मान के चले आप है एक तो माइनिंग सरदार। आप क्या है? आप एक तो माइनिंग सरदार है। तो आपके अंदर में ओवरमैन नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन यही ओवरमैन अगर एमडीओ का है ना, एमडीओ का है, तो ये आ जाएगा। अब एमडीओ का क्या मतलब होता है, कभी पूछ देगा, तो एमडीओ का मतलब होता है माइन डेवलपर एंड ऑपरेटर। माइंड डेवलपर एंड ऑपरेटर बहुत बार सुने होंगे। एमडीओ से झगड़ा हो गया था कंपनी वाला का, यार सीसीएल वाला आदमी तो हालत खराब कर देता है एमडीओ वाला का। एमडीओ क्या होता है? माइंड डेवलपर एंड ऑपरेटर। बेसिकली कुल मिलाकर के इसको हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्टर कंपनी। क्या कहते हैं? कॉन्ट्रैक्टर कंपनी। फॉर एग्जाम्पल देते हैं, मेरा किसी की भावनाओं को आहत करना कोई मकसद नहीं है, बस एग्जाम्पल देते हैं। मान के चलिए सीसीएल नाम की एक कंपनी है, और सीसीएल नाम का कंपनी में बीकेबी यानी विनोद कुमार वर्णवाल कंस्ट्रक्शन लिमिटेड काफी बड़ी कंपनी है। तो ये दोनों 60 गांठ में एक साथ काम करते हैं किसी माइंस का डेवलप करने के लिए। सीसीएल कहता है कि हम कोयला का प्रोडक्शन कर देंगे, बीकेबी को कहा जाता है कि भैया आप ओबी हटाइए, आप ओवरबर्डन रिमूवल का काम कीजिए। इनको टेंडर दे दिया जाता है, तो ये दोनों मिलकर काम करते हैं। यहाँ पे बीकेबी क्या है? बीकेबी है एमडीओ। एमडीओ बोले तो माइंड डेवलपर एंड ऑपरेटर। ठीक है, माइंड को डेवलप करने का और ऑपरेट करने का काम बीकेबी करेगा। सेफ्टी देखना है, प्रोडक्शन देखना है, प्लानिंग करना है, वो सीसीएल का काम होगा। तो ऐसे ही 60 गांठ में ज्यादातर भारत की माइंस में काम चल रहा है। ज्यादातर ओपन कास्ट माइंस में यही वाला सिस्टम अपनाया जा रहा है। ठीक है, चलिए, तो अब हमने क्या बता रहा था? हम बता रहे थे कि माइनिंग सरदार के अंदर में कौन कौन आएगा। तो देखो, माइनिंग सरदार के अंदर में सुपरवाइजर आएगा, जी बिल्कुल आएगा। ठीक है, सुपरवाइजर के साथ डीलर आएगा, बिल्कुल आएगा। इसके साथ एसडीएल चलाने वाला आएगा, बिल्कुल आएगा। ड्रैग लाइन चलाने वाला आएगा, बिल्कुल आएगा। उसके बाद आपका कोई मशीन चला रहा है, उसको बिल्कुल आएगा। डंपर ऑपरेटर है, बिल्कुल आएगा। ठीक है, ये सभी के सभी आएंगे। ध्यान रखिएगा, माइनिंग सरदार के अंदर में कौन नहीं आएगा? जो माइनिंग सरदार से ऊपर का स्टेचुअरी सर्टिफिकेट होल्डर हो।
स्टेचुअरी सर्टिफिकेट होल्डर हो उसी कंपनी का, बस ये चीज आपको ध्यान देना है, ठीक है। स्टेचुअरी सर्टिफिकेट होल्डर हो उसी कंपनी का, उसी कंपनी का मैं कह रहा हूँ, एमडीओ का नहीं कह रहा हूँ। एमडीओ मतलब उसके नीचे वाला आ जाता है, तो उस कंडीशन में कुछ ऐसे सीक्वेंस होते हैं, सॉरी माफ कीजिएगा, कुछ ऐसे सीक्वेंस होते हैं, उस कंडीशन में क्या होता है, एमडीओ को वो काम देखना पड़ता है और माइनिंग सरदार उसके ऊपर में आता है। कुछ ऐसे सिचुएशन होते हैं, जनरली स्टेचुअरी सर्टिफिकेट वाला जो माइनिंग सरदार के नीचे वाला सर्टिफिकेट होता है उसका बेसिकली माइनिंग सरदार ऊपर होता है, और माइनिंग सरदार से ऊपर वाला है ओवरमैन वगैरह, तो माइनिंग सरदार का सीनियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम क्या बता रहे थे आपको, फिर से आते हैं बैक टू द टॉपिक। हम आपको बता रहे थे नंबर ऑफ पर्सन वर्किंग अंडर माई चार्ज, तो लिखेंगे, मान के चलिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, सिनेरियो लेते हैं। मान के चलिए आपने टॉप कटिंग में काम किया, ठीक है। टॉप कटिंग में आपने देखा कि 10 ठो डंपर चल रहा है, ठीक है। 3 ठो मशीन चल रहा है, 3 मशीन चल रहा है, लीड कम होगा इसीलिए, नहीं तो लीड ज़्यादा रहता तो हम डंपर का संख्या बढ़ा देते। लीड क्या होता है, LEAD लीड क्या होता है, इसको समझिएगा। मान के चलिए जहां से कोयलवा काट रहा है कटिंग, या जहां से वो भी काट रहा है और जहां जाके डंप कर रहा है, इसके बीच का दूरी अगर 700 मीटर है तो हम इसको बोलेंगे अच्छा लीड कम है यार। 500 मीटर हम बोलेंगे अरे बहुत सामने लीड है, बहुत अच्छी बात है, लीड कम है। यानी कि लीड कम है मतलब एक एक राउंड मारने में उसको कितना समय लग रहा है और कितना कम दूरी है। अगर 1 किलोमीटर है तो हम बोलेंगे लीड ज़्यादा हो रहा है, 1.2 किलोमीटर है तो बोलेंगे लीड ज़्यादा हो रहा है। जब दूरी ज़्यादा होता है ना तो हम डंपर का संख्या बढ़ा देते हैं, दूरी ज़्यादा होता है तो डंपर का संख्या बढ़ा देते हैं, ताकि कोई भी मेरा मशीन खाली नहीं रहे। डंपर आके लगे तब तक दूसरा डंपर यहाँ खड़ा रहे, एक मशीन लोड हो, मतलब एक डंपर लोड हो तब तक दूसरा आके खड़ा हो जाए, दूसरा लोड हो तब तक तीसरा। मशीन को एकदम बेकार में खड़ा नहीं रखना है, क्योंकि मशीन में जो तेल जलता है ना बहुत भयंकर जलता है। 300 से 400 लीटर डीजल जल सकता है पर डे, 300 से 400 लीटर, समझ रहे हैं सर? 300 से 400 लीटर बहुत ज़्यादा डीजल जलता है। तो मेरा भाई मशीन में खर्चा हुआ है तो वो भी देखना है, 2 लाख 3 लाख का डीजल एक दिन में फुका जा रहा है, वो भी हमको देखना है। चलिए, तो अब आप समझ गए होंगे कि अब आप कैसे हिसाब जोड़ेंगे। मान के चलिए 10 ठो डंपर है, 3 ठो मशीन वाला है, 1 ठो सुपरवाइजर है, 1 ठो सुपरवाइजर है। तो आप कैसे जोड़ेंगे, 10 ठो डंपर वाला, 3 ठो मशीन वाला, 1 ठो सुपरवाइजर वाला, तो 10 और 3 13 और 1 14। मेरे अंदर में कितना आदमी काम कर रहा है, 14 आदमी काम कर रहा है। तो यहाँ पे लिखिएगा नंबर ऑफ पर्सन वर्किंग अंडर माई चार्ज 14। क्लियर। अब यहाँ पे लिखा है एनी डिफिशियंसी नोटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ, अगर आपको कोई डिफिशियंसी कोई कमी लग रहा है माइंस में तो वो आपको यहाँ पे दर्शाना पड़ेगा। एनी डेफिशिएंसी मतलब नोटेड, कोई ऐसा कमी लग रहा है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं किस चीज़ का कमी लग रहा है। यहाँ पे कॉलम भी बना दिया, आपको लिखने का भी जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ किस चीज़ का है वो आपको लिख देना है। फेंसिंग लग रहा है तो यहाँ लिख देंगे हाँ ये फेंसिंग किस जगह पे है, प्रॉपर उस जगह को लिख देंगे, ठीक है ना। वेदर एनी सिम्टम्स स्पॉन्टेनियस हिटिंग और फायर्ड नोटिस, ये अंडरग्राउंड का पॉइंट है। अगर कहीं पे स्पॉन्टेनियस हिटिंग या ये सब लग रहा है, अंडरग्राउंड माइंस में ओपन कास्ट माइंस में भी होता है स्पॉन्टेनियस हिटिंग, ऐसा नहीं है, तो आपको उस जगह का पूरा लोकेशन लिख देना है कि नॉर्थ साइड ऑफ ओबी बेंच ऑफ मिडिल कटिंग, ऐसा लिख सकते हैं। तो आदमी जाएगा तो वहाँ नॉर्थ साइड में नज़र डालेगा कि भाई ओवरबर्डन जो बेंच है मिडिल में, वो नॉर्थ साइड किधर है, नॉर्थ साइड देखेगा, उसमें आग दिखेगा तो फिर उसको बुझाने का काम करेगा। फेंसिंग सैनिटेशन, अगर कहीं पे सैनिटेशन का प्रॉब्लम है तो वो भी यहाँ पे लिख सकता है, ठीक है। चलिए अब आते हैं आगे। चलिए अभी लिखा है प्लेसेस एग्जामिन्ड। प्लेसेस एग्जामिन्ड मतलब कहाँ कहाँ से जांच किया गया। मान के चलिए आप पूरा माइंस में कटिंग में जांच किए, टॉप कटिंग में 3-4 सेक्शन बना दिया गया, तो ए सेक्शन, बी सेक्शन, सी सेक्शन करके लिख सकते हैं। अगर आपको बहुत सारा काम दे दिया, आपको बोला गया टॉप कटिंग भी देख लो और साथ में टॉप डंप भी देख लो, मैन पावर का कमी, आदमी कम है, तो आपको यहाँ ऊपर में टॉप कटिंग नीचे में टॉप डंप लिखना पड़ेगा। आप 2 जगह काम कर सकते हैं, जो बिल्कुल कर सकते हैं। अगर माइंस में मैन पावर का कमी होता है तो उस कंडीशन में किया जा सकता है, ऐसा कोई ये नहीं है, ठीक है। चलिए रोडवे इन विच पर्सन्स हैव टू पास ड्यूरिंग शिफ्ट, ठीक है। मतलब कोई ऐसा रास्ता है जिसमें आदमी को पास करना पड़ रहा है काम के दौरान, अगर है तो यस, अगर नहीं तो नो, ठीक है। अगर हो है तो यस, नहीं तो नो। अगर यस लिखते हैं तो आपको डिटेल डालना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ वाला रोडवे है जहाँ पे काम करना पड़ रहा है, ताकि उस जगह पे और सेफ्टी बरकरार रखा जा सके, ठीक है। चलिए इसके बाद लिखा है वर्किंग प्लेसेस टेम्पोरली स्टॉप, कोई भी ऐसा वर्किंग प्लेसेस है आपके नज़र में या आपके डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पे आपको दिया गया है चार्ज उस फेस में, तो आपको वहाँ पे नोटिस लिखना है। अगर यहाँ पे यस लिखते हैं तो आपको डिटेल भरना है, अगर नो लिखना है तो फिर आपको खाली छोड़ देना है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और। अरे यार
ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। इमेज को लिए थे बड़ा जूम अच्छा क्वालिटी करने के लिए ताकि आपको दिखाए अच्छा से पड़े, लेकिन ये सॉफ्टवेयर ऐसा है कि मेरे को खुद समझ में नहीं आ रहा है कैसे ऊपर नीचे करना है। चलो, है ना। अभी सेफ्टी इंस्ट्रक्शन गिवन, अगर आपने किसी को कोई सेफ्टी इंस्ट्रक्शन दिया है तो आप यहाँ पे यस या नो लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे आप यस लिखते हैं तो फिर आपको गिव पर्टिकुलर ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या दिए हैं भाई। तो पहले तो नाम लिखना पड़ेगा कि जो पंप ऑपरेटर है ना, जिसका नाम था मंगरू महतो, मंगरू महतो। तो आप यहाँ लिखना चाहते हैं क्या इंस्ट्रक्शन दिए हैं, तो सेफ्टी बेल्ट पहनने का इंस्ट्रक्शन दिए हैं। ठीक है, तो ऐसे करके आपको यहाँ लिखना पड़ेगा। अगर यहाँ नो लिखते हैं तो फिर आपको कोई ज़रूरत नहीं है लिखने का। तो हम लोग तो जनरली जब रिपोर्ट लिखते हैं सब में नो 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 लिखते जाते हैं ताकि झमेला ना भरने का। ठीक है, एनी पर्सन आउट ऑर्डर आउट ऑफ माइंस फॉर वर्किंग एट प्लेस और, मतलब कोई ऐसा आदमी जो आके आपसे बहसबाजी करे, मान के चले कोई आदमी है जो दारू पी के आया है माइंस, ठीक है। अब दारू पी के आया है, आप उसको बोले कि दारू पी के काहे आया, तो आपसे बकझक कर ले, झगड़ा कर ले, तो आप उसको माइंड से बाहर निकाल सकते हैं। आप उसको माइंड से बाहर निकाल सकते हैं और ऊपर के अधिकारी को खबर कर सकते हैं कि हाँ सर देखिए इसको हम माइंड से बाहर निकाल दिए, झगड़ा कर रहा था हमसे, दारू पी के बदतमीजी कर रहा था, गाली गलौज कर रहा था, या मेरा बात नहीं मान रहा था, हम उसको बोल रहे थे ऐसे काम करने, नहीं मान रहा था, हमको सिखा रहा था, हमको बोल रहा था हम 20 साल का तजुर्बा है, तुम क्या जानता है, 2 दिन आया नहीं, माइनिंग सरदार हमको सिखाता है। तो कोई भी इनडिसिप्लिनरी एक्शन या कुछ ऐसा ले तो उस जगह पे हम इस पे नाम लिख सकते हैं, इस पे क्या कर सकते हैं, हम नाम लिख सकते हैं उस आदमी का। तो यहाँ पे आपको यस करना है अगर किसी को निकाले हैं तो। लेकिन ये सब जनरली माइंड्स में ऐसा होता है कि ऐसा नहीं लिखा जाता, नो ही लिखते हैं, भले हम किसी को निकाल भी दें लेकिन यहाँ पे नो ही लिखते हैं। क्योंकि रिपोर्ट में अगर उसका नाम लिख जाएगा तो कभी-कभी डीडीएमएस और कभी-कभी डीजीएमएस, ये दोनों आता है भाई साहब। और जब ये दोनों आके देखेगा ना तो हालत ख़राब कर देगा अगर ऐसा कोई नाम यहाँ पे मिल जाता है तो। तो कोशिश किया जाए कि आप भी अगर ड्यूटी करते हैं, निकाल भले दीजिए, गरिया दीजिए, धमका दीजिए, लेकिन किसी का नाम ऐसे रिपोर्ट में मत डालिए। उसका ज़िंदगी, उसका करियर, उसका नौकरी-चाकरी, उसका बाल-बच्चा सबके बारे में आपको सोचना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद लिखा है एनी इनएक्सपीरियंस पर्सन वर्किंग इन द डिस्ट्रिक्ट, कोई एगो नया नया आदमी आया है, नया नया ज्वाइनिंग हुआ है, जिसको तजुर्बा नहीं है ना। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि हाँ भाई ऐसा है। अगर ऐसा है तो फिर उसको सुपरविजन में दिया जाता है, किसी के सुपरविजन में आपको दिया जाता है। ठीक है, मतलब कोई नया आदमी आया है तो उसको एगो पुराना आदमी जिसको माइंस का जानकारी होगा, वो जगह का जानकारी होगा, वो काम का जानकारी होगा, तो उसके साथ भेजेंगे, जाओ रे एकरा साथ जाओ, एकरे साथ रहना है ना, ऐसे ऐसे करना है, इसको सिखाना। नया आदमी है भाई, कुछ गड़बड़ कर देगा। सेफ्टी मटेरियल एटसेट्रा, सेफ्टी मटेरियल में कुछ आपको सेफ्टी मटेरियल मिला तो आपको यहाँ पे लिखना है यस या नो। अगर यस लिखे हैं तो आपको डिटेल लिखना पड़ेगा, जैसे हम लोग जनरल लिखते हैं पीपी, पीपी यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। आपको टोपी, जूता ये सब पहन के जा रहे हो तो आप यहाँ पीपी लिखेंगे। कुछ अगर सेफ्टी बेल्ट वगैरह भी आपको लगाना पड़ा, कुछ ऐसा काम था तो यहाँ पे सेफ्टी बेल्ट वगैरह लिखेंगे। कुछ कमी आपको लग रहा है कि हाँ सेफ्टी मटेरियल ये होना चाहिए था लेकिन नहीं है, तो फिर आप यहाँ पे यस या नो लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप यस या नो लिखेंगे, यहाँ यस या नो कर सकते हैं। अगर आप यस लिखते हैं तो फिर आपको यहाँ पे पर्टिकुलर डालना पड़ेगा कि आपको क्या क्या घटा हुआ, आपको क्या लगता है, आपको क्या नहीं मिला है, तो आपको यहाँ पे पॉइंट डालना है। ठीक है, लेकिन कभी भी यहाँ यस नो करने से ज़्यादा बेहतर है, प्रैक्टिकल तजुर्बा से बता रहा है, आपका जो सेफ्टी ऑफिसर है माइंस का, आप सेफ्टी ऑफिसर से डायरेक्ट संपर्क करके बताइए कि सर ये सब सामान का कमी है, आप हमको ला दीजिए। रिपोर्ट में लिखने का जरूरत नहीं है ना। यहाँ रिपोर्ट तो कहता है कि आप लिखिए, लेकिन प्रैक्टिकल बात यह है कि लिखा नहीं जाता है, सब चीज़ बता दिया जाता है। नहीं तो कल दिन अगर यहाँ आप लिख देंगे तो माइंस के ऊपर उंगली उठता है, और जब माइंस के ऊपर उंगली उठता है तो फिर मैनेजर किसी का सगा नहीं होता है, फिर आपके साथ भी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। डेंजरस प्लेसेस ऑब्जर्व, आपके माइंड्स में क्या कोई डेंजरस प्लेसेस है जो आप देखे हो, आपको लगा हो कि ये खतरनाक जगह है, तो आप यहाँ पे यस या नो कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप यस या नो कर सकते हैं। अगर यस लिखते हैं तो फिर आपको पूरा डिटेल लिखना पड़ेगा, क्या जगह है, कौन सा जगह है ना। एनी डेंजर रिपोर्टेड बाय एनीवन, अगर कोई आदमी आके आपको बताएगा मैनेजर सरदार, मैनेजर सरदार साहब, सरदार बाबू देखिए वहाँ पे खतरा है, वहाँ ऐसे है वैसे आग लग गया लंदपन, तो आपको यहाँ पे यस करके लिखना पड़ेगा। ठीक है, अगर छोटा मोटा खतरा होता है तो कोशिश किया जाता है उसको प्रैक्टिकल लेवल पे सुलझाने का, रिपोर्ट में हमेशा नो लिखा जाता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर यहाँ पे यस लिखना पड़ेगा, क्योंकि रिपोर्टेबल या कुछ भी ऐसा होता है तो उस कंडीशन में आपको यहाँ पे लिखना पड़ जाएगा। ठीक है, तो प्रैक्टिकल बात यही है कि यहाँ पे हम लोग जनरली नो लिखते हैं, नीचे वाला में भी नो लिखते हैं। भले छोटा मोटा कोई खतरा उसको हम लोग अपने से दूर करते हैं, प्रैक्टिकल लेवल पे खुद जाके सॉल्व करते हैं, लेकिन यहाँ रिपोर्ट में हमेशा नो लिखते हैं। रिपोर्ट एकदम नीट एंड क्लियर होना चाहिए, रिपोर्ट में एकदम गलत वलत कुछ भी नहीं लिखना है। अगर कुछ माइंस में गलत हो भी रहा है तो उसको कवर करके
उस गलती को ठीक करना है और रिपोर्ट में ऐसा जिक्र नहीं करना है ताकि कल दिन माइंस के ऊपर आपत्ति आए या कोई आँच आए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है? क्योंकि इस माइन से बहुत आदमी का पेट पल रहा है, घर-द्वार चल रहा है, तो ये चीज़ का भी आपको खास ध्यान रखना चाहिए। तो आई होप पहला वाला पेज आप क्लियर कर लिए होंगे, आते हैं दूसरा वाला पेज के ऊपर, ठीक है? चलिए, ओके, चलो। अभी आया है डेंजरस ऑपरेशन कैरिड आउट अंडर माय चार्ज। कोई ऐसा डेंजरस ऑपरेशन है जो आपके अंदर में आपके अंडर में किया जा रहा हो? अगर ऐसा कुछ है तो यहाँ पे आपको यस लिखना पड़ेगा और अगर नहीं है तो आपको नो लिखना पड़ेगा, ठीक है? तो यस लिखेंगे तो फिर आपको अगेन यहाँ पे डिटेल लिखना पड़ेगा कि हाँ भाई क्या है डेंजरस ऑपरेशन जो आप कर रहे हैं, ठीक है? चलिए, इसके बाद यहाँ पे एनी एबनॉर्मल सीपेज ऑफ वाटर एब्जॉर्ब इन द वर्किंग फेस, ये आपको डिटेल लिखना है। क्या कोई एब्जॉर्ब्ड मतलब नॉर्मल सीपेज यानी बहुत ज़्यादा पानी कहीं से रिस रहा है तो फिर आपको यहाँ पे डिटेल लिखना पड़ेगा ताकि अगला शिफ्ट वाले को पता चले, ठीक है? चलिए, एनी एक्सीडेंट ड्यूरिंग द शिफ्ट, ये वाला जो कॉलम है ना ये बड़ा ही खतरनाक कॉलम है भाई, ये बड़ा खतरनाक कॉलम है। भगवान ना करे ये आपको भरना पड़े, लेकिन कभी ना कभी ज़िंदगी में तो भरना ही पड़ेगा। चाहे वो रिपोर्टेबल हो जाए, चाहे माइनर हो जाए, चाहे छोटा-मोटा कुछ हो जाए या बड़ा दुर्घटना हो जाए। अगर छोटा होगा ना तो भगवान को शुक्र मनाइएगा कि हाँ भाई माइनर हुआ या रिपोर्टेबल हुआ, हमको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पे आपने कोई डिज़ास्टर लिखा कभी भी या फिर मेजर एक्सीडेंट लिखा या फिर आपने यहाँ पे फैटल लिखा तो समझ जाइए आपका सर्टिफिकेट के ऊपर में खतरा है। यानी जो भी आपका स्टेचुरी सर्टिफिकेट है वो जांच के घेरे में आ जाएगा, ठीक है? हालांकि कुछ ऐसा होता है तो फिर लिखना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है, यहाँ पे तो आप छिपा भी नहीं सकते क्योंकि माइंस चल रहा, 50 गो आदमी है, 50 गो खबर चाहते ही है, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा अगर कभी कोई दुर्घटना हो जाएगा तो, ठीक है? सबसे पहले काउजेज लिखना है, क्या कारण था। इसके बाद फर्स्ट एड गिवन बाय, किसी के द्वारा दिया गया तो उसका नाम लिखना है। जिसका भी नाम यहाँ पे लिखिएगा फर्स्ट एड किसके द्वारा दिया गया, उस आदमी को भी खतरा है। क्यों खतरा है? अगर मान के चलिए जाँच करने के बाद आदमी का पोस्टमार्टम वगैरह होता है और पता चलता है कि पोस्टमार्टम फर्स्ट एड उसको सही से नहीं मिला था जिसके कारण ऐसा दुर्घटना हुआ, तो उस आदमी का सर्टिफ़िकेट तो गया, साथ ही साथ उसके ऊपर में केस भी हो सकता है। तो ये जो कॉलम है 12 नंबर कॉलम भाई साहब ये बड़ा ही खतरनाक कॉलम है। भगवान ना करे कभी ज़िंदगी में आपको इसमें यस लिखना पड़े, नो, नो लिख के आपका ज़िंदगी भर बीत जाए यही हम दुआ करेंगे। और अगर यस लिखना भी पड़े तो माइनर या रिपोर्टेबल हो, माइनर और रिपोर्टेबल में कोई खतरा नहीं है, मैनेजर साहब खाली आपसे बात करेंगे, लिख के देना है बस कुछ नहीं, ठीक है? तो यहाँ पे नो लिखा जाता है। कन्फेसर विद सक्सेसर, सक्सेसर क्या हो, जो उत्तरदायी है, माने आप मान के चलिए 8 बजे से 4 बजे तक ड्यूटी किए, अब अगला जो है 4 बजे से लेकर के 12 बजे रात तक ड्यूटी करने वाला है, तो अगला जो आएगा ना उसको आपको चार्ज देना पड़ता है। जो माइनिंग सरदार अगला शिफ्ट वाला आएगा उसको चार्ज देना पड़ता है, उसको हम लोग बोलते हैं सक्सेसर, उत्तरदायी, ठीक है? तो यहाँ पे उसका नाम लिखना है ना? इसको यहाँ पे नाम लिखना है कि हाँ भाई उसको आपने डिटेल बता दिया तो यहाँ पे नाम लिखना, मान के चलिए मेरा जो उत्तरदायी उसका नाम है महेंद्र, तो यहाँ लिखेंगे महेंद्र, ठीक है? शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, अगर मान लीजिए सेम नाम वाला 2-3 आदमी है तो फिर हम उसको टाइटल लिखेंगे। जनरली माइंस में एगो नाम लिख दिए हैं उसका तो चलता है, ठीक है? ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि पूरा डिटेल में नाम लिखना पड़ेगा, महेंद्र कुमार ये वो, है ना? पूरा डिटेल में नहीं, अगर महेंद्र नाम का 2-3 आदमी है तब फिर आपको लिखना है स्टेचुरी पर्सन में, अगर एक आदमी है तो फिर आप खाली यहाँ पे महेंद्र लिखेंगे तो काम चल जाएगा। एनी अदर रिमार्क, अगर कुछ अदर रिमार्क है, कुछ आपको बोलना है, कुछ लिखना है तो आप चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं, जो कि हमेशा खाली ही रहता है, ठीक है? यहाँ पे आपको डेट लिखना है, कितना तारीख का आपका ड्यूटी समाप्त हो रहा है, 6 बज के इतना ऐसे करके लिखना है। फिर यहाँ पे टाइमिंग लिखना है, जो ड्यूटी टाइमिंग खत्म हो रहा है। ड्यूटी टाइमिंग में कभी भी 3:50 मान के चलिए 8 बजे से 4 बजे तक आपका ड्यूटी है ना, तो 3:50 आप नहीं लिखिए, आप लिखिए 4 बजे, आप लिखिए 4:10 में, आप लिखिए 4:20 में, अगर ओटी कर रहे हैं तो आप 4:35 भी लिख सकते हैं, ऐसे करके आपको लिखना है और यहाँ पे आपको सिग्नेचर करना है, ठीक है? सिग्नेचर करना है। इसके बाद अब आगे क्या है भाई, माइनिंग सरदार का ड्यूटी कम मत समझिएगा, ये सब माइनिंग सरदार का ड्यूटी है, बहुत ज़्यादा है भाई, है ना? इतना सारा पॉइंट निकलेगा ना रिपोर्ट में कि आप सोचे नहीं होंगे कभी, ठीक है? चलिए, रोज तो ओके। डिस्क्रिप्टिव रिपोर्ट क्या होता है, आपको डिटेल में रिपोर्ट लिखना पड़ता है। जैसे हमने क्या बताया, मान के चलिए हमने टॉप कटिंग में ड्यूटी किया था और टॉप कटिंग में क्या बताया था हमने, 3 ठो मशीन चल रहा है, ठीक है? 3 एक्सवेटर प्लस कितना डंपर चल रहा है, 10 डंपर चल रहा है, तो ऐसे करके लिखेंगे 10 डंपर। इसके बाद यहाँ लिखेंगे लाइटिंग है कि नहीं है, लाइटिंग शिफ्ट करा दिए कि नहीं करा दिए। फिर यहाँ पे लिखेंगे डस्ट कंट्रोल में था कि नहीं, वाटर स्प्रिंकलर चलाए थे कि नहीं चलाए थे, कोई समस्या तो नहीं था, कुछ बंद तो नहीं था। तो डिटेल में यहाँ पे रिपोर्ट लिखा जाता है, डिटेल में यहाँ पे रिपोर्ट लिखा जाता है, ठीक है? चलिए, इसके बाद अब आते हैं नीचे, जस्ट अ सेकेंड, अब नीचे आते हैं, 1 मिनट यार, है ना?
अभी लिखा है फॉर द केस, एक सेकंड यार, एक सेकंड। चलो चालू है, मेरे को लगा पोपट तो नहीं हो रहा मेरा। हाँ, फोर लिखा गया है यहाँ पे, एक मिनट। For cases in which the persons making the examination is to write who made the above report regulation इतना थंब मार्क, मतलब मान के चलिए कोई आदमी साइन नहीं कर सकता है, वो लिखा पढ़ा नहीं है बहुत ज़्यादा, ठीक है, साइन में दिक्कत है, तो यहाँ पे वो अपना थंब मार्क लगा सकता है, अंगूठा मार सकता है। ठीक है, हालांकि ये वाला सिस्टम अब खत्म हो गया है, लेकिन फिर भी एक कॉलम का एक कॉलम है जो बहुत पहले से दिया जा रहा है, तो फिर यहाँ पे दिया जाता है। ठीक है, अभी देखो अंगूठा यहाँ पे क्यों दिया जाता है, आप कहेंगे पढ़ा लिखा आदमी तो अंगूठा काहे मारेगा, है 12वां पास है तो अंगूठा काहे मारेगा। देखो ऐसा है, मान के चलो आदमी को चोट लग गया अंगूठा में, हाथ में, लेकिन ड्यूटी करने आ रहा है, हाथ में पट्टी बंधा हुआ है, साइन नहीं कर पा रहा, लिख नहीं पा रहा, हाथ में दर्द, हड्डी क्रैक हो गया, कुछ भी ऐसा सिचुएशन हो सकता है, तो उस कंडीशन में उसको यहाँ पे थंब मार देगा तो काम चल जाएगा। ठीक है, जिस दिन साइन नहीं कर सकता उस दिन वहाँ पे थंब मार देगा। फिर लिखा है आई द अंडरस्टैंड हेयर बाई डिसर्टिफाई दैट आई वो हैव रिटेन द अबव प्रेजेंस ऑफ द डिक्लेरेशन ऑफ द श्री। अब यहाँ पे आता है असिस्टेंट मैनेजर या मैनेजर साहब का काम, असिस्टेंट मैनेजर या मैनेजर कोई भी यहाँ पे क्रॉस वेरीफाई कर सकता है, वो यहाँ पे लिख देगा, है ना, अपना नाम लिखेगा कि मैं, असिस्टेंट मैनेजर यहाँ से भरेगा, मैनेजर माइनिंग सरदार का काम यहाँ तक खत्म। ठीक है, उसके बाद यहाँ से अब असिस्टेंट मैनेजर या मैनेजर भरेगा, अपना नाम लिखेगा कि हाँ भाई मेरा नाम क्या है, हमने साइन किया, हमने डेट लिखा, और यहाँ पे काउंटर साइन पे वो अपना साइन करेगा। और मैनेजर या असिस्टेंट मैनेजर कौन सा पोस्ट है, जो वाला पोस्ट नहीं है उसको कट कर देगा, मान लीजिए मैनेजर नहीं है तो मैनेजर कट करेगा, असिस्टेंट मैनेजर नहीं है तो असिस्टेंट मैनेजर कट करेगा, बाकी सिग्नेचर डेट डालेगा, सिंपल सा चीज़ है। तो अगर आपसे पूछेगा कि माइनिंग सरदार का खाता में काउंटर साइन कौन करता है, तो मैनेजर भी कर सकता है, असिस्टेंट मैनेजर भी कर सकता है। अगर आपसे पूछेगा कि माइनिंग सरदार का खाता में फर्स्ट एड वाला जो कॉलम होता है उसमें कौन भर सकते हैं, तो किसी का भी नाम भर सकते हैं। अगर आपसे पूछेगा कि माइनिंग सरदार का खाता में अंगूठा मार सकते हैं कि नहीं, जी बिल्कुल मार सकते हैं, आपको लगेगा नहीं होना चाहिए लेकिन होगा, यस। ठीक है, तो ऐसा कुछ बेसिक चीज़ था। आई होप डिटेल में मैंने आपको समझाया और कोशिश किया, है ना? ठीक है, चलिए डिटेल में मैंने आपको समझाया, कोशिश किया। आई होप आपको माइनिंग सरदार वाला तो क्लियर हो गया होगा भाई, माइनिंग सरदार वाला क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए, तो अब हम लोग दूसरा पे आते हैं, है ना, दूसरा पे आते हैं, जस्ट अ सेकेंड। माइनिंग सरदार वाला तो क्लियर हो गया, अब देखो ये रिपोर्ट को मैं एक बार फिर से स्क्रॉल कर रहा हूँ, है ना, इस रिपोर्ट को मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, इस रिपोर्ट को अच्छे से एक बार देख लीजिए। ऐसा नहीं है, रिपोर्ट में बहुत सारा पॉइंट निकलता है, अब अगर निकालोगे निचोड़ के तो बहुत सारा पॉइंट निकलेगा, तो जितना हो सकता था मैंने उतना बताया आपको। अब ओवरमैन के ऊपर आते हैं, ठीक है, चलो ओवरमैन के ऊपर में आते हैं, जस्ट अ सेकेंड। ओके, चलिए ओवरमैन वाला भी निकाल लेते हैं भाई, ओवरमैन वाला भी निकाल लेते हैं, ओवरमैन वाला भर के ही रखे हैं ताकि आपको ज़्यादा समस्या ना हो। एक बार डिटेल में एक रिपोर्ट समझ गया ना, बाकी सबको खाली कॉपी मारते जाना है। चलिए, अभी ओवरमैन वाला ना मैं लिख के रखा हूँ, ठीक है, ओवरमैन वाला मतलब किसी से मांगे हैं तो वो ऑलरेडी भरा हुआ भेजा है, ओवरमैन वाला। ठीक है, ओके, चलिए ओवरमैन वाला थोड़ा सा देखिएगा ध्यान से, है ना, चलिए हम लोग बात करते हैं। ओके, सबसे पहले जस्ट अ सेकेंड, हाँ आ गया, दिखा रहा है, दिखा रहा है, लेकिन इसको थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा हम इसको ठीक कर लेते हैं, सॉफ्टवेयर थोड़ा ज़्यादा एडवांस वाला ले लिया हम, है ना, इसमें समझ में नहीं आ रहा है कि थोड़ा सा भी स्क्रॉल कर रहे हैं तो फंक्शन बहुत ज़्यादा है, बट हम थोड़ा गधा है। चलिए, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हम इसमें कलर चेंज कर लेते हैं और थोड़ा सा इसको कम कर लेते हैं। ओवरमैन वाला भी समझिएगा, सबसे पहले ओवरमैन के अंदर में कितना मशीन होता है, 5 मशीन होता है। ओवरमैन के अंदर में कितना डिस्ट्रिक्ट होता है, 1 डिस्ट्रिक्ट होता है। ओवरमैन के अंदर में कितना माइनिंग सरदार हो सकता है, ठीक है, तो 2 से 3 माइनिंग सरदार हो सकता है। ओवरमैन के अंदर में मैक्सिमम कितना आदमी हो सकता है, तो 50 आदमी हो सकता है। माइनिंग सरदार के अंदर में मैक्सिमम कितना आदमी हो सकता है, तो 30 आदमी हो सकता है। तो ये सब चीज़ आपका दिमाग में बैठा होना चाहिए, ये सब आपका दिमाग में बैठा होना चाहिए, नहीं बैठा तो लिखिए, माइनिंग सरदार के अंदर में मैक्सिमम 30 आदमी, ओवरमैन के अंदर में मैक्सिमम 50 आदमी, असिस्टेंट मैनेजर के अंदर में मैक्सिमम 150 से 200 आदमी। ठीक है, बाकी इसमें बोर्ड स्पेसिफाई करता है, बोर्ड के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए
असिस्टेंट मैनेजर अगर सेकंड क्लास है तो उस कंडीशन में उसको शिफ्ट इंचार्ज भी बनाया जा सकता है, एक शिफ्ट का पूरा देख रेख करने वाला। अगर शिफ्ट इंचार्ज नहीं है तो ओवरमैन जो सीनियर वाले होंगे वो उस शिफ्ट को देख सकते हैं। माइनिंग सरदार कभी भी शिफ्ट इंचार्ज बन सकता है, नहीं बन सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक एक चीज को समझते हैं। डेली रिपोर्ट इंस्पेक्शन बाय ओवरमैन ऑफ ओपन कास्ट माइंस ऑफ माइंस सीएमआर का पहले 1957 वाला कुछ दिया है, बाकी सीएमआर 2017 वाला 47 में क्या आपको पता है ओवरमैन का ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी। सबसे पहले ऊपर वाला में आपको नाम लिखना पड़ता है माइंस का। तो यहाँ पे नाम जैसे लिखा हुआ है GSLM, ठीक है। आप यहाँ पे अपना माइंस का नाम लिखेंगे, जो भी आपके माइंस का नाम है, ओके। आप यहाँ पे अपना माइंस का नाम लिखेंगे। इसके बाद ऑनर का नाम लिखेंगे, जो कंपनी है, मान के चलिए CCL कंपनी है, CCL लिखेंगे। यहाँ पे डेट लिखेंगे, यहाँ पे कौन सा शिफ्ट में है वो लिखेंगे, शिफ्ट कितने घंटे का है वो लिखेंगे। अगर 8 घंटे का ड्यूटी है तो 8 घंटा, 10 घंटे का ड्यूटी है 10 घंटा, 12 घंटे की ड्यूटी है 12 घंटा, वो यहाँ पे आप लिखेंगे। टेकिंग चार्ज फ्रॉम, किससे आप चार्ज ले रहे हैं यह यहाँ पे लिखना पड़ता है। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ दे कि माइनिंग सरदार जिससे चार्ज लेता है उसका नाम लिखा रहता है कि जिसको चार्ज देता है उसका नाम लिखा होता है, तो याद रखिएगा माइनिंग सरदार जिसको चार्ज देता है, ठीक है। माइनिंग सरदार जिसको चार्ज देता है, जिसको चार्ज देता है उसका नाम लिखा रहता है रिपोर्ट में। और ओवरमैन जिससे चार्ज लेता है, ओवरमैन जिससे चार्ज लेता है उसका नाम लिखा होता है। भाई यही अंतर है, ये अंतर है, इसको बड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। मतलब किससे चार्ज ले रहा है ये कौन लिखेगा, ये ओवरमैन लिखेगा, और किसको चार्ज दे रहा है ये माइनिंग सरदार लिखेगा, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक तो आगे बढ़ते हैं। चलिए हम आपको बता रहे थे, यहाँ पे नाम लिखेगा किससे चार्ज लिया, है ना। इसके बाद डेट लिखा है, यहाँ माइंस का आपका लिखा कहाँ लिया जाके, तो हमेशा यहाँ पे हम लोग माइंस लिखते हैं, डिस्ट्रिक्ट लिखते हैं, ऑफिस कभी लिखते नहीं है। कभी कभार लिख सकते हैं ऑफिस, अगर रेस्ट वेस्ट का टाइम चल रहा है, आइडियल चल रहा है तो ऑफिस लिखेंगे। नहीं तो कोशिश करते हैं अगर मान लीजिए ऑफिस में ले भी रहे हैं ना तब भी हम लोग यहाँ पे माइंस ही लिखते हैं, ताकि कभी कोई खतरा ना हो। रेस्ट इंटरवल कितने घंटे का होता है, तो आधे घंटे का होता है। हर माइंस का अलग अलग टाइमिंग है, किसी माइंस में 1 घंटे का दिया जाता है, किसी माइंस में 40 मिनट का दिया जाता है, किसी माइंस में 30 मिनट का दिया जाता है। अगर किसी माइंस में 10 मिनट भी दिया जा रहा है ना तो आपको 30 मिनट ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि कानूनन यही है, कानूनन यही है, इसलिए आपको 30 मिनट ही लिखना पड़ेगा। तो आधा घंटा लिखिएगा या उससे ज़्यादा लिखिएगा, उससे कम कभी भी नहीं लिखिएगा, ठीक है। ध्यान रहे, उससे कम कभी भी नहीं लिखा जाता है। तो रेस्ट इंटरवल अगर पूछेगा कि किसका रिपोर्ट में रेस्ट इंटरवल को लिखना पड़ता है, तो ओवरमैन का रिपोर्ट में रेस्ट इंटरवल को लिखना पड़ता है, ओवरमैन का रिपोर्ट में रेस्ट इंटरवल को लिखना पड़ता है, ठीक है। ध्यान रहेगा। यहाँ पे आपको पूरा टाइमिंग लिखना है, कब से कब तक आपका ब्रेक होता है। तो ब्रेक हर शिफ्ट में अलग अलग टाइमिंग होता है, जो माइंस ही फिक्स करता है, आधा घंटा का, 40 मिनट का, ठीक है। तो वो आपको लिखना है ना। चलिए इसके बाद नंबर ऑफ पर्सन वर्किंग अंडर माई चार्ज, देखिए यहाँ पे 31 लिखा है, तो आप सोचिएगा 31 में कोई गड़बड़ है, नहीं। हमने क्या बताया, ओवरमैन के अंदर में 50 आदमी, माइनिंग सरदार के अंदर में 30 आदमी, और असिस्टेंट मैनेजर या शिफ्ट इंचार्ज की बात करें तो उसमें 100 से 150, सॉरी 150 से 200 भी हो सकते हैं, है ना। बाकी बोर्ड स्पेसिफाई करता है, और मैनेजर के अंदर में कोई लिमिट नहीं होता है, ठीक है। चलिए असिस्टेंट मैनेजर के अंदर में भी कोई लिमिट नहीं होता है, लेकिन जनरल लिमिट एक है 150 से 200, ठीक है। ये सब कोई किताब में आपको मिलेगा नहीं, कोई किताब में नहीं मिलेगा। ये सब बहुत सारा गैजेट पढ़िएगा तो फिर आपको जानकारी हो जाएगा, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहाँ पे थे भाई, हाँ यहाँ पे थे। नेम नंबर ऑफ क्वारीज एंड अदर वर्किंग प्लेसेस अंडर माय चार्ज, आपके चार्ज के अंदर में कौन कौन सा जगह है आप यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे मान के चलिए इस बंदे के अंदर जगह है मिडिल लॉबी कटिंग, तो ये लिखा है मिडिल लॉबी कटिंग, ठीक है। अगर मान के चलिए मैन पावर का कमी होता तो यहाँ पे पूरा लिख सकता था मिडिल सेक्शन, पूरा का पूरा डिस्ट्रिक्ट हो जाता, मिडिल लॉबी कटिंग भी हो जाता, और प्लस, है ना, मिडिल लॉबी कटिंग भी हो जाता, और प्लस आपका यहाँ पे मिडिल भी हो जाता, फेस भी हो जाता, डम भी हो जाता, अगर कम आदमी रहे तो। आदमी होगा माइंस में, इसलिए मिडिल हो भी कटिंग, सिर्फ एक जगह पे ड्यूटी दी है, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है नेम नंबर ऑफ वर्किंग टेम्पोरली डिसयूज्ड वर्क क्वारी एंड अदर प्लेसेस इंस्पेक्शन मैनुअल मैकेनिकल डंप। कोई कोई ऐसा है जो डिसयूज्ड है, मतलब अभी इस्तेमाल नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे अगर है तो आपको यस नो करके पूरा लिखना है, और डिटेल लिखना है किस जगह पे है, कौन सा जगह है, साउथ है, वेस्ट है, ईस्ट है, टॉप डम के नीचे है, कटिंग है, तो ऐसे करके वहाँ पे डिटेल लिखे जाते हैं। चलिए आई होप यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है। यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा ऐसा हम उम्मीद कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं भाई।
पंपिंग साइट इंस्पेक्टेड। तो अगर कभी आपसे पूछेगा कि माइनिंग सरदार या ओवरमैन किसका ऐसा खाता है जिसमें पंपिंग के बारे में लिखा रहता है, पंपिंग साइट के बारे में डिटेल भरना होता है, तो पंपिंग साइट के बारे में डिटेल भरना ओवरमैन के खाता में कंपलसरी होता है, क्योंकि यहाँ पे कॉलम बना होता है। ठीक है, इंस्पेक्टेड किया है कि नहीं किया, यहाँ पे नहीं इंस्पेक्ट किया उस दिन, इसीलिए इसको नो लिखा है, क्योंकि टॉप हो सकता है मिडिल ओबी कटिंग के आसपास में कोई भी पंप नहीं चल रहा होगा। ठीक है, अगर लिग्नाइट होता या बॉटम वाला होता या कहीं और होता जहाँ पे पंप चल रहा है, तो उस जगह पे उसको जांच करना जाना पड़ता था। तो यहाँ पे देखिएगा पंपिंग साइट वाला में किस में आता है, तो ओवरमैन के अंदर में आता है। ठीक है, चलिए अब आते हैं आगे, कोई बात नहीं, चलिए आगे आते हैं। तो पंपिंग साइट वाला क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पे अंडरग्राउंड वाला कुछ कुछ पॉइंट भी मिला दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक मिनट यार। ठीक है, इसके बाद लिखा है डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट वर्किंग प्लेसेस अंडर माई चार्ज। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट वर्किंग चार्ज, मतलब वहाँ पे आपको लिखना है कितना दूरी है, जहाँ पे आपको पहला वर्किंग चार्ज है, लास्ट वर्किंग साइट है, उस जगह पे कितना दूरी है वो आपको लिखना है। ठीक है, तो वो आपको वहाँ पे मेंशन करना होगा, वो आपको वहाँ पे लिखना होगा। ओके, चलिए तो यहाँ पे ये आप लिख सकते हैं मीटर में, है ना, इतना है, इतना है, इतना डेग है, फुट है, कुछ भी अपना हिसाब से लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद बोला डिफिशियंसी इन सेफ्टी मटेरियल इंक्लूडिंग सेफ्टी बेल्ट, कोई कमी था क्या कोई सामान में डिफिशियंसी सेफ्टी मटेरियल में, तो यहाँ पे नो लिखा हुआ है। यस भी कर सकते हैं, लेकिन जनरली नो करके आप माइन से बात करके हैंडल कर सकते हैं, हर चीज़ को रिपोर्ट में लिखना जरूरी नहीं होता है। ओके, चलिए ये रिपोर्ट दे दिया, इसका मतलब है ना कि रगड़ देंगे, रगड़ देंगे तो फिर डीजीएमएस माइंस को रगड़ेगा, और डीजीएमएस जब माइंस को रगड़ेगा तो माइंस आपको रगड़ेगा, कुल मिला करके घूम फिर के आप तक आएगा। ठीक है, तो दुनिया गोल है। ओके, चलिए अभी देखिएगा हॉलेज वाला लिखा हुआ है। हॉलेज में क्या क्या लिखा हुआ है, देखिए भाई हॉलेज का जांच आपको करना है। सेफ्टी डिवाइसेस एप्लीकेशन एंड लाइटिंग इन होल रोड, यस या नो, ये आपको लिखना है। अगर ओपन कास्ट है तो यहाँ से पूरा नो करते जाते हैं। जनरल कंडीशन ऑफ हेवी मशीनरी, ओपन कास्ट है तो यस नो करना है, क्या कंडीशन है, ये अच्छा है खराब है ना। कंडीशंस ऑफ अदर ट्रांसपोर्ट रूल, ये रोड जो है वो कैसा कंडीशन है, अच्छा है खराब, ये आपको लिखना है। डिफिशियंसी है तो भी लिखना है। स्टेबिलिटी ऑफ एक्टिव डंप, स्टेबल है कि नहीं, यस या नो लिखना है। अरेंजमेंट ऑफ सेफ डस्ट सेपरेशन, डस्ट सेपरेशन के लिए जो पानी का छिड़काव किया जाता है वो है कि नहीं, वो लिखना आपको। अवेलेबिलिटी ऑफ स्पॉइलर एंड पिटमेंट, देखो डस्ट सेपरेशन से क्वेश्चन मेरे को याद आ रहा है, बताना। हम आपको बोल रहे हैं कि मान के चलिए अपनी ओपन कास्ट माइंस में आप काम कर रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ पे टैंकर चल रहा है, टैंकर जो पानी का छिड़काव कर रहा है, हर आधा घंटा में आपको पता चल रहा है कि आधा घंटा में पानी का छिड़काव कर रहा है, तब भी डस्ट बन जा रहा है। उस कंडीशन में एक केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है। एक केमिकल है जिसको अगर हम डाल के पानी में डाल दे, टैंकर वाला पानी में डाल दे, ठीक है, 1:10 रेशियो पे, यानी कि 10 लीटर अगर पानी है तो 1 लीटर अगर हम वो केमिकल को डाल देंगे, तो उसका असर 6 हफ्ता तक रहता है। जमीन में मिट्टी में एक बार मिल जाएगा तो 6 हफ्ता तक रहेगा। मतलब का बीच बीच में आप खाली पानी डालते जाइएगा तो लंबा टाइम तक गीला रहेगा, हर आधा घंटा में आपको पानी नहीं मारना पड़ेगा, हो सकता है 2-3 घंटा में मारे तो काम चल जाए। इस केमिकल का नाम बताइएगा क्या होगा, रिक्लेमेशन जब पढ़ा रहे थे तब बताया था आपको, रिक्लेमेशन पढ़ा रहे थे तब आपको बताए थे, बताना है। ठीक है, चलिए अभी अवेबिलिटी ऑफ आगे लिखना है। अवेबिलिटी ऑफ स्पॉटर पिटमैन, अवेलेबल था नहीं था, है ना, तो ये सब अंडरग्राउंड वाला केस में आता है, यस है तो नो। जनरल लाइटिंग का कंडीशन लिखना है। वर्किंग बेंच का हाइट और चौड़ाई क्या था, मेंटेन साइज, ये आपको लिखना है। ओबी करके यहाँ पे ओबी बेंच का भी लिख सकते हैं, है ना। ओवर हैंग अंडरकट था कि नहीं था लिखना है। लूज स्टोन मटेरियल था कि नहीं 30 मीटर के अंदर में। कंडीशन ऑफ ड्रेन अराउंड क्वेरी, ड्रेन था नहीं था। कंडीशन ऑफ पंप एंड अदर फेंसिंग लिखना है। कंडीशन ऑफ फेंसिंग अराउंड क्वेरीज, एनी डेंजर ऑब्जर्व एंड एक्शन टेकन, अगर कोई खतरा है जिसको देख के आपने एक्शन लिया कुछ ऐसा, तो वो भी आपको डिटेल में लिखना है। तो ये सब ओवरमैन वाला में लिखना है। अब ओवरमैन वाला के साथ साथ जो ब्लास्टिंग ओवरमैन होते हैं ना, जो ब्लास्टिंग करवाते हैं ओवरमैन, जिसके चार्ज में होता है, जिस माइंस में ब्लास्टिंग होता है, उसमें भी ओवरमैन का मुख्य भूमिका होता है। ब्लास्टिंग में ऐसा नहीं कि सिर्फ ब्लास्टिंग वाला जो ब्लास्टर है वो कर देगा तो काम चल जाएगा। डिफिशियंसी इफ एनी, अगर कोई कमी है तो वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है ना। चलिए अब आते हैं दूसरा वाला पेज पे। अरे यार, चलिए अब आते हैं इस पे। देखिए यहाँ पे लिखा है वेदर द फायर फाइटिंग एंड प्रोविजन ऑफ एक्सटिंग्विशर, है या नहीं है, ये आपको लिखना है, यस या नो, है ना। यस या नो ये आपको लिखना है। ठीक है, चलिए वेलफेयर अम्यूनिटीज, जैसे रेस्ट शेल्टर था कि नहीं था,
चिल्ड्रन शेल्टर क्रैच है कि नहीं है, ड्रिंकिंग वाटर का प्रोविजन माइंस में है कि नहीं है। तो ये आपको येस नो लिखना है। यहाँ पे नो लिखा हुआ है मतलब रेस शेल्टर माइंस के अंदर में नहीं बना होगा, चिल्ड्रन का शेल्टर नहीं बना होगा, ड्रिंकिंग वाटर नहीं दिया जा रहा होगा, सरफेस पे दिया जा रहा होगा या ऑफिस के पास दिया जा रहा होगा, ऐसे करके यहाँ पे लिख रहा है। एक्सीडेंट ड्यूरिंग द शिफ्ट, ये लिखना है भाई साहब, एक्सीडेंट ड्यूरिंग द शिफ्ट। अगर ये यहाँ पे यस लिखते हैं और मैंने आपको बताया रिपोर्टेबल या मेजर होता है तो आपको, माइनर होता है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेजर फैटल या ऐसा कुछ भी होता है तो फिर आपको बहुत समस्या हो जाएगा। ठीक है, ये आपका जांच का विषय बन जाता है और जहाँ पे कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बैठता है कुछ ना कुछ गलती निकाल ही देगा। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, पीरियड ऑफ इंस्पेक्शन, कब से कब तक आपने इंस्पेक्शन किया ये आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, पीरियड ऑफ इंस्पेक्शन में, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक मिनट। चलिए, यहाँ पे अगर कोई रिमार्क लिखना चाहते हैं आप तो लिख सकते हैं, कोई रिमार्क अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ओके, चलिए, विड्रॉल ऑफ पर्सन या कुछ ऐसा है जो आदमी को निकाला गया या कुछ ऐसा साइन ऑफ हिटिंग या फायर था तो यहाँ पे आप इसको मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, ओके। इसके बाद डिस्क्रिप्टिव रिपोर्ट है। डिस्क्रिप्टिव रिपोर्ट में आपको डिटेल में लिखना है कितना डंपर चला, कितना गाड़ी चला, वाटर सप्रेशन हुआ नहीं हुआ, कुछ ऐसा काम था जो आपका बच गया तो वो भी लिख देते हैं कि ये काम हो गया था, वो काम बचा हुआ आगे शिफ्ट वाला कर दे। तो पूरा डिस्क्रिप्टिव रिपोर्ट लिख सकते हैं। जैसे यहाँ लिखा है देखो, 6 एक्सकोवेटर है ना, 6 एक्सकोवेटर मिडिल कटिंग में अच्छे से चल रहा था, 23 डंपर जो था वो चल रहा था, लाइट सफिशियंट था, ऑल वर्किंग गुड था, सेफ था, है ना, मार्किंग जो है प्रॉपरली मेंटेन था। तो ऐसे करके यहाँ पे लिख दिया गया है। अभी चाहें तो यहाँ पे डिटेल में लिख सकते हैं जो भी आपको लगे। अगर कुछ कमी भी इसमें लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं ताकि सामने वाला जो शिफ्ट है वो उस कमी को दूर कर दे। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, चलो आगे लिखेंगे। यहाँ पे देखिएगा लिखा है, आई डिक्लेयर दैट आई हैव रिटन द अबव मेकिंग थ्रू इंस्पेक्शन हैंड ओवर टू द चार्ज। किसको चार्ज दिया जा रहा है ये भी इसमें लिखा जाता है ना। तो बाकी यहाँ पे लिख सकते हैं आप। ओके, चलिए, तो ऐसे करके यहाँ पे आपको साइन करना है, आपको टाइमिंग डालना है, डेट डालना है, बस सिंपल है। काउंटर साइन इसमें किसके द्वारा किया जाता है, मैनेजर या असिस्टेंट मैनेजर, दोनों में से कोई भी काउंटर साइन कर सकता है। तो माइनिंग सरदार हो चाहे ओवरमैन हो, माइनिंग सरदार हो चाहे ओवरमैन हो, काउंटर साइन कौन करता है, मैनेजर या असिस्टेंट मैनेजर। ठीक है, चलिए, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, एक एक चीज़ को बहुत ही डिटेल में बताया है। आप इसमें से कोई भी पॉइंट को मिस मत कीजिएगा, बस मेरा रिक्वेस्ट है, कोई भी पॉइंट को मिस मत कीजिएगा भाई मेरे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी असिस्टेंट मैनेजर वाला एक बचा हुआ है। ओके, तो उसको भी देखते हैं, वो भी हम करा ही दे रहे हैं, है ना, बहुत ज़्यादा छोटा है, कुछ ऐसा है नहीं। राइटिंग रिपोर्ट में ना एकदम डरते हो जो, एकदम डरने वाला चीज़ है नहीं इसमें, है ना। चलिए, राइटिंग रिपोर्ट में एक मिनट, बेकार का सॉफ्टवेयर है भाई, हैंडल नहीं हो रहा हमसे। चलो कोई बात नहीं, ले लेते हैं फिर से एक नया पीडीएफ। चलिए, असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर रिपोर्ट, इसको भी देखते हैं। असिस्टेंट मैनेजर क्या रिपोर्ट लिखता है, कैसे लिखा जाता है, इसको भी हम थोड़ा सा समझते हैं। देखो, कभी भी मैनेजर हो और असिस्टेंट मैनेजर हो, इसके लिए क्या अलग अलग खाता आता है रिपोर्ट भरने वाला, नहीं, एक ही खाता आता है। एक ही खाता में असिस्टेंट मैनेजर या फिर मैनेजर रिपोर्ट भरता है। असिस्टेंट मैनेजर कौन होता है, जो शिफ्ट इंचार्ज होता है ना, उसी को असिस्टेंट मैनेजर मानते हैं। ठीक है, जो शिफ्ट इंचार्ज होता है या जो आपका असिस्टेंट मैनेजर कोई माइंस में रखा गया है तो वो ये वाला खाता भरेगा। यानी कुल मिलाकर के सेकंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट हो और शिफ्ट इंचार्ज हो, तब जाके वो ये खाता भरेगा। ठीक है ना। शिफ्ट इंचार्ज नहीं भी है फिर भी अगर असिस्टेंट मैनेजर है उसके पास सर्टिफिकेट तो वो भरेगा। असिस्टेंट मैनेजर या मैनेजर का पोस्ट में रहेगा तो ये भरेगा, सिंपल सा बात। ठीक है, चलिए, सबसे पहले इसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ, एक मिनट। ओके, इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ, एक मिनट यार। ये बड़ा ही चूरन जैसा रसीद होता है। ठीक है, ये चूरन जैसा रसीद होता है। ऐसा क्यों, यहाँ पे कॉलम क्यों नहीं बना है, क्योंकि मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर को ना कोई ड्यूटी ऐसा नहीं है कि आपको ये करना है और ये नहीं करना है। ठीक है, तो ड्यूटी कुछ भी हो सकता है, तो इसीलिए यहाँ पे ऐसा चूरन जैसा कॉलम दिया है। सबसे पहले यहाँ पे डेट एंड टाइम लिखा जाता है, कितना तारीख का ड्यूटी था, कितना बजे से आपका स्टार्ट हुआ और कितना बजे तक चलेगा। फॉर एग्जाम्पल 8 बजे सुबह से शुरू हो रहा है और 4 बजे शाम तक खत्म होगा, तो यहाँ पे ये टाइमिंग लिखा जाएगा और साथ ही साथ डेट मान के चलिए 16/2/2023, तो ऐसे यहाँ पे डेट लिखा जाएगा। ठीक है, एरिया एक्सेप्ट, एरिया इंस्पेक्टेड,
यहाँ पे अगर पूरा वर्किंग है तो यहाँ पे ऑल वर्किंग लिखा जाएगा, अगर पूरा का पूरा चार्ज उसको दे दिया है। तो अगर ये लिखा है तो भाई बहुत झमेला वाला चीज़ है, उस दिन उसको बहुत झमेला होगा, ठीक है। या फिर कभी-कभी क्या करता है, ऑल वर्किंग ना करके आप यहाँ पे डायरेक्ट एक-एक करके मैनुअली नाम लिख सकते हैं। एक-एक करके आप मैनुअली नाम लिख सकते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं टॉप कटिंग प्लस डंप, मिडिल कटिंग प्लस डंप, है ना, लिग्नाइट कटिंग प्लस डंप। और अगर अंडरग्राउंड में कर रहे हो तो फिर अंडरग्राउंड का पूरा डिटेल में लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके बाद फिर आगे आप बढ़िएगा, आगे बढ़िएगा तो इंस्पेक्शन क्या क्या किए हैं, टॉप कटिंग में क्या इंस्पेक्शन किए हैं, कितना डंपर चल रहा है, कितना मशीन कितना एक्सकोवेटर चल रहा है, लाइटिंग था कि नहीं था। जितना भी डिस्क्रिप्टिव रिपोर्ट माइनिंग सरदार और ओवरमैन एक डिस्ट्रिक्ट का लिखता था ना, यहाँ पे जितना भी डिस्ट्रिक्ट होगा, अगर टॉप कटिंग है तो टॉप कटिंग का पूरा, मिडिल कटिंग है तो मिडिल कटिंग का पूरा, और लिग्नाइट है तो लिग्नाइट का पूरा, मतलब पूरा का पूरा यहाँ पे छापना है, पूरा का पूरा यहाँ पे छापना है, पूरा का पूरा यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए इसके बाद यहाँ पे ये लिखा है एक्शन टेकन, तो इसके शिफ्ट के पहले वाला अगर ऐसा कोई रिपोर्ट लिखता है ना, तो यहाँ पे लिखा जाता है, जैसे मान के चलिए बोला लाइटिंग नॉट सफिशिएंट, पहले वाला लिखा तो यहाँ लिखेगा लाइटिंग वाज शिफ्टेड सक्सेसफुली, और यहाँ पे लिखेगा लाइटिंग वाज शिफ्टेड सक्सेसफुली। तो ऐसे करके यहाँ एक्शन लिखेगा, और रिमार्क में चाहे तो कुछ यहाँ पे ऐड कर सकता है, अपने से चाहेगा तो ऐड कर सकता है, गुड बैड ऐसे कुछ ऐड कर सकता है। सेफ्टी कंडीशन ऑफ टॉप डंप इज गुड एट बैड। तो असिस्टेंट मैनेजर और मैनेजर में ज़्यादा कुछ है नहीं, लेकिन देखा जाए तो बहुत कुछ है। बहुत कुछ क्या है कि असिस्टेंट मैनेजर मैनेजर का कोई शिफ्ट फिक्स नहीं है कि आपको यही चीज़ देखना है और यही चीज़ लिखना है। आपको पूरा वर्किंग देखना है। अगर ऑल वर्किंग हो जाएगा ना तो ऑल वर्किंग आपको देखना होता है, ऑल वर्किंग। और एक जगह डाल दिया तो एक जगह देखेंगे, तो इसीलिए ऐसा लिखा जाता है, इसमें एक एक करके कॉलम डालना है। तो देखने से तो बहुत साफ लग रहा है कि यार ये इसमें तो झंझट ही नहीं है कुछ, लेकिन ऐसा नहीं है, सबसे ज़्यादा झंझट इसी में है। अगर यहाँ पे आप टॉप कटिंग लिख देंगे ना, यहाँ पे खाली लिख दिया टॉप कटिंग, तो यहाँ पे पूरा टॉप कटिंग का डिटेल लिखना पड़ेगा, क्या चल रहा था, कितना मशीन चल रहा था, क्या हुआ, लाइटिंग शिफ्ट हुआ कि नहीं हुआ, लाइनिंग करवाए, मार्किंग करवाए कि नहीं कराए, ग्रेडर वगैरह चला कि नहीं, रास्ता ठीक है नहीं कि, ग्रेडियंट मेंटेन किए कि नहीं। अगर यहाँ पे मिडिल लिखे ना तो मिडिल का पूरा लिखना पड़ेगा, मतलब काम पूरा का पूरा माइंस का इसमें छापा जा सकता है। तो मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, ओवरमैन, माइनिंग सरदार सब मैंने करवा दिया डिटेल में, बड़ा ही ध्यान से, प्यार प्यार से, हौले हौले इस वीडियो को देखिएगा, और कुछ पॉइंट आपको लगेगा तो नोट कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। आपका टॉपिक मेरे तरफ से पूरा खत्म हो गया, मैं बस आपको यही कहूँगा, अभी जितना हो सके ना सेल्फ स्टडी करो, ठीक है। इसीलिए हम लगातार वीडियो के फॉर्म में क्लास ले रहे थे, वीडियो लेक्चर के फॉर्म में क्लास ले रहे थे, ताकि आपका जितना ज़्यादा हो सके हम टॉपिक कवर कर सके, और आपका टाइम को हम डिस्टर्ब ना करें, बर्बाद ना करें, है ना। हम आपका वैल्यू को समझते हैं टाइम का, ठीक है, क्योंकि सास भी कभी बहू था, मास्टर भी विद्यार्थी था, इसलिए हम समझ सकते हैं, हम भी इसी दौर का हैं। तो रिवीजन कीजिए अच्छे से। बेस्ट ऑफ लक सबको। कल आपका 20 तारीख है, कल हम ऑफ रखते हैं। 21 तारीख कल आपका एग्ज़ाम है, आप उसी पे लग जाइए जी जान से, जी तोड़ से। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। टिल देन, जय हिंद।